हेलो फ्रेंड्स। आज क्लास काफ़ी दिनों बाद हो पा रही है क्योंकि इसका कंटेंट तैयार कर रहा था और बीच में एक दो दिन मुझे टाइम नहीं मिला। तो आज जो क्लास है वो इतिहास की क्लास है और इतिहास की क्लास शुरुआत से है क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली क्लास करवाई थी तो उसमें आधा पार्ट कराया था। तो मैं चाहता हूँ कि अब क्लास जो है ना वो आपकी क्रम से चले और इतिहास पूरा ख़त्म करूँ। और कुछ लोगों ने कहा भी है कि एंशियंट हिस्ट्री सर पूरी करा दीजिए, वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो ठीक है, अब इस क्लास से आपकी एंशियंट हिस्ट्री का पहला पार्ट है और बेशक इससे आपको क्वेश्चन भर भर के मिलेंगे। शानदार कंटेंट है, लास्ट तक आप जुड़े रहिए। हर वनडे एग्ज़ाम में ये काम आएगी और अन्य एग्ज़ामों के लिए जो भी आप बेहतर एग्ज़ाम समझते हैं उनके लिए फाउंडेशन का काम करेगी। ठीक है, तो इतिहास का जो निर्धारण है ना, उसका टाइम पीरियड है, इन सारी चीज़ों को हम आगे देखेंगे। अभी हम इतिहास के 3 पार्ट पे बात करते हैं। इतिहास के 3 पार्ट हैं जिसमें एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें पत्थरों का सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ है। ठीक है, तो उसको हम पाषाण काल भी कहते हैं। दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, यहाँ पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ लिपि मिली है लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इस इतिहास का निर्धारण भी पुरातात्विक साक्ष्यों से ही होता है। तो इसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं जिसमें सिंधु सभ्यता आती है। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, यहाँ पर आपको लिपि भी मिली है, साहित्य भी मिला है और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, अशोक के स्तंभ भी मिले हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र भी मिले हैं, दोनों इतिहास की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक काल हो गया। अच्छा, मैंने कहीं कहीं पढ़ा है कि वैदिक सभ्यता, एक दो जगह मैंने कुछ टीचरों या कहीं भी मैंने देखा है कि वैदिक सभ्यता कुछ लोग इसमें शामिल करते हैं, पर मैंने कुछ अभी पुस्तकों को पढ़ा है तो वहाँ पर वैदिक सभ्यता की चर्चा नहीं मिली। अब इसको मैं आगे देखता हूँ, अगर जो कहीं पर मुझे ये थोड़ा और तथ्यात्मक तरीके से, क्लियर तरीके से मिलता है तो मैं उसको ऐड करूँगा। उसको मैंने ब्लैक कर दिया है। ठीक है, तो अभी तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही आप लेकर चलेंगे आदि ऐतिहासिक काल में, कहीं पर आता तो इसी को टिक करेंगे। नेक्स्ट, अब करते हैं हम प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल की बात। पाषाण काल में पत्थरों के आधार पर हम डिसाइड करते हैं। पहला काल है पाषाण काल में, पहला काल है उसको 3 भागों में बांटा गया है जिसमें पहला काल है पुरा पाषाण काल, दूसरा काल है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल का टाइम ड्यूरेशन है 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व और मध्य पाषाण काल का टाइम ड्यूरेशन है 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व। ये 6,000 हैं, ठीक है, यहाँ पर एक जीरो कम है। और नव पाषाण काल 6,000 ईसा पूर्व से बाद है। पुरा पाषाण के पुनः 3 भाग किए गए हैं जिसमें पहला भाग है निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल। समझ गए ना, मध्य पाषाण काल है ये और ये है मध्य पुरा पाषाण काल, तो इनमें डिफरेंस रखिएगा। ये डिफरेंस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपको क्वेश्चन करने में, ये जो यहाँ पर समझा दिया जाएगा। उसके बाद आगे मैं चीज़ें करवाऊँगा फैक्ट्स को, लेकिन ये चीज़ आप डिफरेंस कर लीजिएगा बस। अब जो है ना, पहले इसको ख़त्म करते हैं पुरा पाषाण काल को। इसमें है निम्न पुरा पाषाण काल जिस पे हम बात करते हैं। निम्न पुरा पाषाण काल 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक रहा। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसवी का मतलब उनके जन्म के बाद की घटना है। ठीक, बिफोर क्राइस्ट और एन्नो डोमिनी, यानी कि बीसी और एडी की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट और एन्नो डोमिनी। निम्न पुरा पाषाण काल में ना सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया गया है वो पत्थर क्वार्टजाइट पत्थर है। सबसे ज़्यादा क्वार्टजाइट का प्रयोग किया गया। आपने क्वार्टजाइट पत्थर का नाम भी सुना होगा, क्वार्टजाइट का, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर जो चीज़ें मिली हैं जिनमें है चॉपर, क्लीवर, हैंड एक्स का मतलब हाथ का कुल्हाड़ी, क्लीवर का मतलब बिदाड़ी, चॉपर का मतलब खंडक। चॉपर समझते ना, चॉप करने के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। निम्न पाषाण काल के, निम्न पुरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल, यहाँ पर फलक संस्कृति, यानी कि पत्थरों के फलक निकाल के उपयोग किया गया, जिनमें मेन पत्थर थे चेस्पर और चर्ट, यानी इनके फलक निकाल लिए जाते थे। निम्न पुरा पाषाण काल से बेहतर औजार यहाँ बनने लगे, तो इसको फलक संस्कृति कहते हैं। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि फलक संस्कृति किस काल में पाई जाती है, तो वो है मध्य पुरा पाषाण काल। ठीक, फिर है उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक का।
और यहाँ पर खुरचनी उपकरणों की प्रधानता हो गई थी। खुरचनी का मतलब जिन्हें घिस के बनाया जाता था, यानी कि यहाँ पहले से और ज़्यादा सुधार हो गया था। और यहाँ पर सबसे पहले हरे और लाल रंग का उपयोग मिला। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हरे और लाल रंग का प्रयोग कहाँ पर हुआ था, तो वो आप बताएंगे कि वो हुआ था उच्च पुरापाषाण काल में। क्यों? क्योंकि आपसे दे देगा पॉइंट में कि वैदिक काल में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था, तो आप कहोगे कि इतना मानव कहाँ विकसित हो जाएगी, या फिर आप दूसरे भी कलर साथ में दे दिए तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो याद रखिए केवल हरे और लाल रंग मिले थे। और उच्च पुरापाषाण काल में चकमक पत्थर मिला था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर होमोसेपियंस का विकास हुआ था यहीं से। उससे पहले हमारे पूर्वज थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, ये सब इससे पहले हमारे रहे थे। उसके बाद यहाँ से जो वर्तमान मानव है होमोसेपियंस, वो मिला है, उसका साक्ष्य मिला है उसके विकास का। ठीक। अब आता है मध्यपाषाण काल। ये जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ अग्नि और पशुपालन के साक्ष्य हैं। अग्नि और पशुपालन के साक्ष्य, या अग्नि और पशुपालन की शुरुआत। अच्छा, ये अग्नि की खोज है ना, यही पुरापाषाण काल से मतलब इससे पहले जो ये काल है, इस काल में अब तीसरी जो चीज़ है, आगे की चीज़ है, उसमें आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी की एज देखते हैं। पृथ्वी जो है ना हमारी, वो 4.8 अरब वर्ष पूर्व की मानी गई है। ठीक है, पृथ्वी जो है हमारी वो 4.8 अरब वर्ष पूर्व की मानी गई है। और एक चीज़ है कि मानव का विकास जो है वो कब हुआ, वो हुआ है 3.5 अरब वर्ष पूर्व। अब यहाँ पर केवल लिख गया था वर्ष, अरब नहीं, तो आप याद रखिएगा अरब वर्ष पूर्व। भूवैज्ञानिकों ने समय सारणी को 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में, निम्न भागों में, जो मोटे मोटे 3 भाग हैं: महाकल्प, कल्प और युग। महाकल्प को कल्पों में बांटा गया और कल्पों को युगों में बांटा गया। तो आप ये याद रखिएगा, ये अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसे आप पढ़ेंगे डिटेल में तो खुद में इसमें 3-4 क्लासें बन जाएंगी, सही से बनाई जाए तो। उतना ज़रूरत नहीं है हमको यहाँ पढ़ने की इतिहास में, उसको हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे या ख़त्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। अब जो हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, पाषाण काल पीछे लिखा चुके हैं, तो उससे यहाँ पर नहीं भी लिखा है, तो उससे आप टेंशन न लीजिए। अब उसका पहला पार्ट है निम्न पाषाण काल। और निम्न पाषाण काल का टाइम पीरियड 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। और यहाँ से 3 चीज़ें मिली हैं: कुल्हाड़ी, विदारडी और खंडक। इसकी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखिएगा कि इस संस्कृति का स्थल जो है ना, वो मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से मिला है। यहाँ पर रॉबर्ट ब्रसफुट नाम के एक जियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले विभाग के चीफ थे भारत के, जो यहाँ पर खुदाई करने गए थे। उन्होंने 1863 में कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। ठीक है, इस काल के लोगों ने क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग किया। और इस काल के लोगों ने क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग जो किया है उसके बारे में पीछे समझा चुके हैं आपको। इस काल के महत्वपूर्ण अवशेषों में बात करते हैं हम, जिसमें सोहन घाटी, वेलन घाटी, नर्मदा घाटी मिलती है। अब सोहन घाटी, वेलन घाटी, नर्मदा घाटी का क्या रोल है? सोहन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी से क्वेश्चन इस तरह बनते हैं कि निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल कौन से हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको चुनना है नर्मदा, बेलन, सोहन। या ये दे देंगे कि ये घाटियाँ किस काल से जुड़ी हुई हैं ये, तो आप बताएंगे कि निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण ऑप्शन में नहीं है, और ऊपर वाले ऑप्शन है पुरापाषाण, मध्य और नवपाषाण काल। तो आप पुरापाषाण काल, सॉरी पाषाण काल चूज करेंगे या प्रागैतिहासिक काल चूज करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। अब आता है मध्य पुरापाषाण काल। यहाँ जैस्पर और चर्च से बने उपकरणों की प्रधानता हो गई, उनसे फलक निकाले जाते थे, इसलिए इसको हम फलक संस्कृति कहते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इस काल की जो
प्रमाण मिले हैं, इनका संस्कृति स्थल है ना मध्यपुरा पाषाण काल का, वो मिला है नेवासा नामक जगह पर गोदावरी घाटी में, गोदावरी नदी के किनारे। आपसे यही दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मध्यपुरा पाषाण कालीन स्थल कहाँ पर मिला है, तो गोदावरी नदी के किनारे, या नेवासा किस काल से जुड़ा हुआ है, तो मध्यपुरा पाषाण काल से। इसकी खोज एच.डी. संकालिया ने की। ये कई बार पूछे गए हैं कि एच.डी. संकालिया ने किस काल की खोज की, तो मध्यपुरा पाषाण काल के जो भी साक्ष्य हैं उनकी खोज इन्होंने की है, इनसे इनका नाम जुड़ा हुआ है। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। उच्चपुरा पाषाण काल। अब उच्चपुरा पाषाण काल का रोल क्या है कि इस काल में खुरचनी, खुरचनी का मतलब खुरचने वाले यानी कि खुर्चे, जो खुर्च के बनाए हुए पत्थर उपकरण हैं उनकी प्रधानता बन गई। यानी कि पहले से परिष्कृत होते चले आ रहे हैं। पहले हम सीधा सीधा पत्थर लेते थे, उसके बाद में हमने फलक निकाले उनके, अब आ गए हैं घिसने वाले पत्थरों पे। अब हड्डी खुर्चनी उपकरणों की प्रधानता के साथ में हड्डी से बने उपकरणों की भूमिका ज़्यादा बढ़ गई। पहले यूज होते थे पर कम होते थे। आप ये समझिएगा कि चीज़ें, पुरानी चीज़ें भी रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं एकदम से ख़त्म हो गई और एकदम से शुरू हो गई। लेकिन जो चीज़ विशेषता है हम उसकी बात करेंगे कि आप विशेषता क्या हो गई है। तो अभी विशेषता क्या हो गई है कि यहाँ हड्डी से बने उपकरणों की प्रधानता भूमिका बढ़ गई है, खुर्चनी उपकरणों की प्रधानता हो गई है, बाकी उपकरण कम यूज किए जाते हैं। जैसे बैलों से खेती आज कम होती है और ट्रैक्टर से हम लोग ज़्यादा करते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी बैलों से खेती नहीं होती, कहीं कहीं अभी भी हो रही है। भीमबेटका की गुफाएं। अब यहाँ से देखो क्या है, पहली निम्नपुरा पाषाण काल में हम जुड़े थे बेलन घाटी सोन घाटी से, फिर जुड़े हम नेवासा, फिर अब तीसरा काल है ना उच्चपुरा पाषाण काल, ये है भीमबेटका की गुफाएं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है पहली चीज़। दूसरा, यहाँ पर जो चित्रकारी है वो हरे और गहरे लाल रंग से की गई है। इसकी हमने भी बात की थी कि गहरे और लाल रंग से चित्रकारी कहाँ की गई है, तो भीमबेटका की गुफाएं एमपी में। 3 क्वेश्चन इसी पॉइंट में छिपे हुए हैं। अब ये चीज़ें आप याद रखना कि आपसे पूछा जाएगा कि भीमबेटका की गुफाओं का संबंध किस काल से है। तो प्रागैतिहासिक कालीन है, पाषाण कालीन है, या फिर उच्च पाषाण कालीन। ये तीनों पॉइंट इसी में आते हैं। मध्य पाषाण कालीन और नव पाषाण कालीन नहीं है। इस काल का 2 कारणों से विशेष महत्व हो जाता है कि यहाँ पर होमो सेपियंस का विकास होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, और चकमक से बने उपकरण का उपयोग होता है, चकमक से। ठीक है, इस सभ्यता का मानव अग्नि और कृषि और पशुपालन से परिचित नहीं था। मतलब जो ये सभ्यता थी, अभी तक जो सभ्यता आई है, यहाँ तक अभी मानव अग्नि और कृषि और पशुपालन से परिचित नहीं है, और ना ही बर्तनों का निर्माण करना जानता है, ना बर्तन अभी बनाने आते हैं। इसका मतलब यहाँ का जो मानव है वो केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही है, यानी कि वो खाता ही है, अभी उत्पादन नहीं करता है। ठीक, अब यहाँ से आगे जो हो जाएगी वो होगी अग्नि की खोज, और वही घटना चेंज कर देगी किसको, पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में आ जाएंगे। ठीक, अब पहुँचते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में प्रयोग होने वाले उपकरण बहुत छोटे थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। माइक्रो माने होती है छोटी चीज़ें, माइक्रो के बाद आती है नैनो। माइक्रो पे तो तभी पहुंच गए थे, अब नैनो पे हम लोग चल रहे हैं, और नैनो से भी नीचे जा रहे हैं, क्वांटम। ठीक है, इसलिए इसे माइक्रोलिथिक जो एज भी कहते हैं कि छोटे पत्थर या छोटे उपकरण बनने लगे थे। इसका जो है ना, अब इसकी समझिए, इसके जो स्थान है ना कि इसके प्रमाण कहाँ कहाँ मिले हैं। तो इसका एमपी में प्रमाण मिला है आदमगढ़, और राजस्थान में बागोर। यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिला है, यानी कि पशुपालन यहाँ सबसे पहले स्टार्ट हुआ है, इसीलिए ये पुरा पाषाण से मध्य पाषाण काल बन गया। और सबसे जो बना है मेन गार्ड वो अग्नि है। उत्तर प्रदेश में स्थित सराय नाहर राय और महदहा 2 जगह हैं, वहाँ से गर्त चूल्हे का साक्ष्य मिला है। गर्त मतलब जो नीचे चूल्हे बनते हैं ना ज़मीन में खोद के, भट्टी, या वो शादियों वगैरह में हम लोग देखते हैं कि जो भंडारा होता है, शादियों में नहीं, अब तो भंडारे में यूज होता है, भट्टी टाइप की गड्ढा करके बनाते हैं, जिसमें पशुओं की हड्डियां जली हुई निकली हैं। मतलब या तो वहाँ पशु भूने गए हैं, जलाए गए हैं, इस तरह का है। यहाँ के मानव का थोड़ा रवैया बदल गया, खाने पीने का तरीका। इस काल में भोजन पकाने की कला की शुरुआत हुई और सामूहिक जीवन पद्धति, अब लोग इकट्ठे रहने लगे। अब ये पॉइंट हो गया, सामूहिक जीवन पद्धति का संकेत कहाँ से मिलता है। और इस काल में भोजन को पकाने की कला शुरू हुई। कि सबसे पहले वहाँ भोजन पकाना कहाँ से शुरू किया, तो वो यही काल है। अब यहाँ पर ये जो नोट है इसको समझिएगा आप कि इस पर और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। यहाँ से सर्वप्रथम तीर कमान का विकास हुआ है, ये तीर कमान का आविष्कार हुआ है।
पहली बार तीर कमान का आविष्कार कहाँ हुआ? वो मध्य पाषाण काल में हुआ। अग्नि का उपयोग सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल को पुरापाषाण काल से अलग करता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तीर कमान वाला भी पूछा गया, अग्नि वाला भी कई बार पूछा जा चुका है। और सरा नारा मैदा, तो ये तो काफ़ी पूछी जाए तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य पूछा जाएगा, कहाँ हुआ है? बागोर राजस्थान से। कब हुआ है? मध्य पाषाण काल में। और एमपी में आदमगढ़ से। ठीक, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, और लास्ट स्लाइड है हमारी ये। मध्य पाषाण काल के बाद आता है आपका नव पाषाण काल। 6000 ईस्वी से बाद, 6000 ईसा पूर्व से बाद का समय है ये। सर जॉन लुबाक ने नव पाषाण काल के लिए न्यूलिथिक शब्द यूज किया। अब ये याद रखिएगा, ये कौन है? जॉन लुबाक। इन्होंने किसका उपयोग किया है? न्यूलिथिक शब्द का। और इस काल की महत्व, नव से समझ लो, न्यूलिथिक। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता है कृषि। अभी तक पीछे कृषि नहीं हो रही थी, पशुपालन आ चुका था, अग्नि आ चुकी थी। कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता, कृषि कार्य का आरंभ और पशुपालन का विकास हुआ है। यानी कि पशुपालन शुरू वहाँ हुआ था, लेकिन विकास अब हो पाया है, और कृषि की शुरुआत यहीं से हुई है। और कृषि की शुरुआत का श्रेय जाता है महिलाओं को, क्योंकि पुरुषों के द्वारा शिकार और वार के काम किए जाते, आखिट वगैरह, और महिलाओं द्वारा किसी तरह वहाँ घर के आसपास कोई बीज हैं उन्हें इकट्ठा करके किसी तरह उगाया जाता है। तो कृषि की जो शुरुआत है वो महिलाओं द्वारा मानी जाती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। भारत के, अब इसके साक्ष्य देखिएगा, भारत के बलूचिस्तान, यानी कि जो भारतीय प्रायद्वीप में अब तो पड़ता है, पाकिस्तान में अभी इस समय है बलूचिस्तान, अविभाजित भारत का कह सकते हैं हम लोग, अविभाजित भारत का। ठीक है, बलूचिस्तान। आजकल एक और शब्द कुछ यूज होता है, अभी मेरा दिमाग से निकल गया है, तो भारत के लिए सॉरी यार, चलो तभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य और भैंस पालन का साक्ष्य। अब ये पॉइंट देखिएगा आप लोग, ये जो है ना भैंस पालन, सॉरी ब्लैक हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, भैंस पालन और मेहरगढ़ से भैंस पालन का साक्ष्य, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य और भैंस पालन का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़, बलूचिस्तान, अभी पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, और इलाहाबाद के कोल्डीहवा नाम से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद के कोल्डीहवा से। फिर है चिरांद एक ऐसा नवपाषाण कालीन स्थल है जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के बने उपकरण मिले हैं, और ये नवपाषाण कालीन स्थल है चिरांद। अभी और भी चीज़ें हैं जो इलाहाबाद या इनके आसपास मिलेंगी, लेकिन ये समझिएगा कि कोल्डीहवा जो है ना वो नवपाषाण कालीन स्थल है, और यहाँ से चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। क्योंकि अभी इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता में चावल वावल कई जगह मिलेंगे, और भी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर, तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यही है। और नवपाषाण कालीन की सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि खाद्य उत्पादन का आविष्कार हुआ यहाँ पे, और कृषि का विकास हुआ, और पशुओं का उपयोग आना यहाँ पर शुरू हुआ। इससे पहले पशुओं का उपयोग नहीं होता था। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट और आप आगे क्लियर कर लीजिएगा। मेहरगढ़ वाला जो पॉइंट पढ़ाया है ये हमने अभी ऐड किया हुआ है, पुराने नोट्स में नहीं था, क्योंकि जो अभी कुछ नई खोजें हैं उन खोजों के अनुसार उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में लोहरादेव नामक स्थान से प्राचीन नवपाषाण कालीन स्थल मिले हैं। ठीक है, इसको माना जाता है, सबसे पूछा जाए कि नवपाषाण कालीन प्राचीनतम स्थल कहाँ है, तो आप ना तो मेहरगढ़ कहेंगे या ना, अगर जो पॉइंट में ये है लोहरादेव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश, तो आप इसी को टिक करेंगे, ना बलूचिस्तान करेंगे ना मेहरगढ़ करेंगे। ये नहीं है तो उन्हें टिक कर सकते हो, फिर तो आप समझ जाओगे कि भाई ये नवपाषाण कालीन की चीज़ है। लेकिन पूछा भी नहीं जाएगा, आपसे यही पूछा जाएगा कि प्राचीनतम नवपाषाण कालीन स्थल कहाँ है, तो यूपी के लोहरादेव संत कबीरनगर जिले में है, जो नेपाल के बॉर्डरिंग एरिया में आता है लगभग। ठीक है, ये आपकी क्लास हो गई। इस क्लास को सही से करिएगा, 1-2 बार रिवाइज करिएगा, नोट्स बना लीजिए, बहुत ही शानदार नोट्स हैं। आप इसमें वैल्यू एडिशन कर लीजिए, आपको कुछ कम लगे या कहीं और से कोई पॉइंट मिलते हैं, पर आप ये नोट्स अच्छा है।
ये सारे पॉइंट अच्छे हैं, कुछ ही 1-2 पॉइंट आप बढ़ा पाएंगे, तो इसे आराम से पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए बस। थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए।